लोगों ने पढ़ा था अभी तक। ब्रिटिश कंपनी देखा था। ब्रिटिश पे हम लोग आ गए थे क्या? पुर्तगीज वगैरह तो हम लोगों ने खत्म किया था। अब हम लोग डच पे आने वाले हैं। और डच को ध्यान में रखिएगा, इसको हॉलैंड भी बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको नीदरलैंड भी बोला जाता है। ठीक है। अब डच कंपनियां जो भारत में आती है शुरुआती दौर में, तो इनका भी पर्पस क्या था? ट्रेड ही करना। आप देखेंगे यहाँ पे समझिए जरा इन चीजों को। स्पेन शक्ति के पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है। पुर्तगाली पावर जब कोलेप्स करती है तो उनका स्थान कौन लेता है? पुर्तगाली का स्थान कौन लेता है? डचों ने लिया उनका स्थान। ठीक है। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा दे रहे थे। अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करेंगे ना, तो ये तारीख जो होती है 1501 से लेकर, ठीक है, ये आपको 1599 तक की बात करेंगे। इसको 16वीं सेंचुरी या फिर 16वीं शताब्दी ही कहा जाता है। ठीक है। ध्यान में रखना। जैसा ही 1600 ईस्वी आएगा या फिर 1601 होगा तो 17वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बात करें तो हम लोग 2024 में है ना, तो हम लोग 21वीं शताब्दी में है। ठीक है। ध्यान में इसको रखना। आप देखेंगे वो पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से, ठीक है, एंटवर्प पहुंचाया करते थे। लिस्बन क्या था? तो लिस्बन जो था पुर्तगालियों का कैपिटल था। ये पुर्तगीज स्टेट का बहुत बड़ा सेंटर था। और वहां से मतलब क्या करते थे, पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान पर ईस्ट ईस्ट का सामान, मतलब पूरब का सामान, डेट मीन समझिए भारत की बात हो रही है या फिर चाइना की बात हो रही है। वहां से जो सामान जो आता था उनको एंटवर्प पहुंचाते थे, जहां से यूरोप के, ठीक है, बाजारों में पहुंचाया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगीज सामानों को क्या करते थे, उनके कैपिटल लिस्बन से एंटवर्प उसको पहुंचाते थे। अब फिर वो यूरोप के विभिन्न बाजारों में वो सामान जो था पहुंच जाता था। ठीक है। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाज रानी में नवीन प्रयोग किए। ठीक है। जहाज रानी मतलब शिप की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारे टेक्निक उनके चेंज किए और बहुत सारी चीजें मतलब क्या की, तो बदलाव की। ठीक है। इसमें तो इन्होंने मतलब नए नए टेक्नोलॉजी जो थे उन्होंने शिपिंग इंडस्ट्री में इन्होंने डाला। ठीक है। 17वीं शताब्दी में फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। ठीक है। फ्लूट शिप क्या था? फ्लूट शिप, फ्लूट शिप की बात करें एक प्रकार का जहाज था। एग्जाम में प्रश्न आता है ये फ्लूट शिप क्या था? तो जहाज था। इसका निर्माण किसको द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण डच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? फ्लूट शिप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा किया गया था। उस समय की बात करेंगे फ्लूट शिप का इंपोर्टेंस क्यों था, तो ध्यान रखिए बहुत ही हल्का होता था। हल्का होता था और उस समय इसको चलाने के लिए बहुत कम पावर की आवश्यकता होती थी, या फिर इसको खेने के लिए, ठीक है, खेना समझते हैं ना, कभी नाव वगैरह को देखी होइएगा तो उसमें नाविक जो होते हैं ना वो खेते हैं उसको, पानी में फोर्स लगा के उसको चलाते हैं तो जहाज आगे की तरफ जाती है। तो इसको खेने के लिए भी बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता होती थी। इससे मतलब क्या हुआ, आने जाने के खर्च में मतलब क्या हो गया, कटौती हो गया। डच जहाज की बात करेंगे। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। ठीक है। ठीक, उस समय ट्रेड किसके द्वारा होता है? रेलवे डेट टाइम तो था नहीं, रेलवे को तो ब्रिटिश लेके आएंगे 1853 में, मतलब 19वीं सेंचुरी में भी 19वीं शताब्दी में रेलवे आएगी। तो जहाज का बहुत महत्वपूर्ण काम होता था। और जब पुर्तगाली जहाज जो थे ना वो बड़े थे लेकिन वो काफी धीमी होते थे। ठीक है। जहां डच जहाज की बात करेंगे तो डच जहाज क्या था, ध्यान में रखें, हल्का था। ठीक है। तो इनसे इनका ट्रेड जो था काफी अधिक मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है। डचों ने नीदरलैंड डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कारा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प लिया। ठीक है। पुर्तगाली जो थे मसाले के व्यापार करते थे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जो काली मिर्च का जो व्यापार किया गया था तो लगभग 60 गुना अधिक प्रॉफिट मतलब हुआ था। तो पुर्तगालियों का मुख्यतः व्यापार जो था मसालों का व्यापार था। उस व्यापार को भी डचों ने मतलब क्या किया, छीनने का प्रयास किया। ठीक है। डच शक्ति। अब यहाँ पे देखोगे और क्या है, डचों ने अंग्रेजों के भौतिक भारत में समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। ठीक है। तो डचों का जो व्यापारिक कंपनी जो थी पूर्ण रूप से क्या थी, व्यापारिक संस्था थी। इनको भारत में कोई प्रशासन वगैरह चलाना नहीं था, मुख्य रूप से इनको क्या करना था, ट्रेड करना था। जबकि पुर्तगीज को देखेंगे तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, ठीक है, राजनीतिक कार्यों में भी जुड़ी हुई थी पुर्तगीज कंपनी। कहीं कहीं भी देखते हुए कि उनका संघर्ष होते रहता था, जैसे गोवा वगैरह को उसने जीत लिया था तो निजी शासकों से इनका संघर्ष था, लेकिन ये पूर्ण रूप से मतलब डच कंपनी क्या करती थी, व्यापार करती थी। ठीक है। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में, ठीक है, आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ, ठीक है, एम्स्टर्डम का आरंभ हुआ। ठीक है। तो 1609 में ध्यान में रखेंगे कौन सा बैंक है, एक्सचेंज बैंक है। ठीक है। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ट्रेडिंग करने के लिए बैंक की आवश्यकता होती थी। और 1614 की बात करेंगे तो क्रेडिट बैंक ऑफ, ठीक है,
एम्स्टर्डम का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये कैपिटल है। ठीक है, क्या है, नीदरलैंड का कैपिटल है ये। ठीक है, एशियाई वस्तुओं की बिक्री कहाँ पे होती थी, तो एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे वो पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य सेंटर बन गया। ठीक है, पहले कौन होता था, लिस्बन होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या बोलते हैं पुर्तगीज, लेकिन अब कौन हो गया, तो अब जो है एम्स्टर्डम जो था एक सेंटर बन गया। किस चीज का, तो पूर्व देशों के साथ जो व्यापार होते थे तो वहां का वो सेंटर बन गया। अब सेंटर बनने का मतलब क्या होता था, जितने भी मतलब पूर्व देशों से या फिर एशियाई देश से जो भी सामान वगैरह जाता था तो वहां पे जाता था, और वहां से यूरोप के विभिन्न जगहों पे मतलब क्या होता था, उनका आदान प्रदान होता था। ठीक है, एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षी ने डचों के हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है, अब उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट चाहिए था, तो उनका झुकाव किधर हो गया, तो ध्यान रखें हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन एवं एशियाई क्षेत्रों में उनका ध्यान मतलब गया। ठीक है, अब इसी के दौरान आप देखोगे तो क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ पे पूछा जाता है कब हुआ और किसने किया। ठीक है, कब हुआ और किसने किया, पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, तो एक वाणिज्यिक उद्यम थी, मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करें, ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, जो कि मतलब डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। मतलब हम आप जाओगे यूरोप से तो भारत या फिर चीन किधर पड़ेगा, पूरब की तरफ पड़ेगा ना, इसलिए पूरब पूरब की बात अगर कर रहा है तो भारत के अलावा और भी बहुत सारे देश इसको ईस्ट इंडीज के तौर पे जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1596 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या नाम था इनका, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे। ये पहला व्यक्ति था जो कि मतलब 1596 में सुमत्रा और बंताम पहुंचा, उसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, जब यहाँ पे आया इसने देखा ट्रेडिंग काफी अच्छा से चल रहा है, तो और बहुत सारे जो डच कंपनियां थे फिर डच लोग थे उनको मतलब यहाँ पे व्यापार करने के लिए मतलब क्या क्या प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। ठीक है, नाम क्या था व्यक्ति का, तो कार्नेलिस दी हाउटमैन कब पहुंचा था 1596 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। ठीक है, ध्यान रखें, आप देखेंगे डच कंपनी बनी कब, तो मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1596 में कार्नेलिस दी हाउटमैन, ठीक है, ये आया था, कहां पे आया था, तो सुमत्रा और बंताम पहुंचा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो अभी इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र है, और उसने वहां पे देखा सारे यहाँ पे तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो ट्रेडिंग की वजह से काफी अधिक पैसे कमा रही है, तो इसने भी डच लोगों को, अपने सरकार को प्रोत्साहित किया, हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। उसके बाद 1602 में एक अधिनियम की घोषणा होती है, एक कानून बनाया जाता है, और एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसने कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। जब वो कंपनी की स्थापना होती है तो बहुत सारे व्यापारी जो थे उसमें शामिल हो जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको क्या बोलते थे, VOC के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिरिंगदे ओस्ट इंडिस कंपनी, इसको ध्यान में रखें, VOC के नाम पे भी जाना जाता है। आप इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे तौर पे ध्यान रखें, इसको डच भाषा में ये नाम था इसका, थोड़ा सा अजीब नाम है, थोड़ा सा आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, जाहिर सी बात है कोई कंपनी बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो कैपिटल होगा, बिल्कुल कैपिटल होगा। इसका मात्र 6500 इसका कैपिटल था, मतलब इतना गिल्डर, गिल्डर वहां का करेंसी है, मात्र 6500 गिल्डर से, ठीक है, ध्यान रखिए, कंपनी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इस कंपनी के पास अधिकार क्या था, तो इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूरब में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र, ठीक है, बेटविया में स्थित था। ठीक है, तो कंपनी का जो पूर्वी केंद्र था बेटविया में स्थित था, यही से कंपनी सभी जगह पे क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, तो मैं जरा एक बात बता देता हूँ, जरा इसको मार्क कर लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो पहला व्यक्ति कौन था, कार्नेलिस डी हाउटमैन था, पहला डच था जो कि 1596 में पूर्वी देशों में आया, मतलब सुमात्रा और बंताम के आसपास पहुंचा था। उसके बाद 1602 में एक संसद के अधिनियम के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और कितने पूंजी से की गई थी, तो ध्यान रखेंगे 6500 के पूंजी से की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना किस प्रकार से हुई, जाहिर सी बात है भारत में भी ये लोग आए, कैसे आए, किस प्रकार से इनकी भारत में स्थापना हुई, इसको भी जरा समझते हैं। ठीक है, तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। जब भारत में आते हैं तो उस समय किसका रूल होता है भारत में, तो जाहिर सी बात है पुर्तगीज का रूल होता है, क्योंकि पुर्तगीज की बात करेंगे तो 1498 में वास्को डी गामा आया रहता है। ठीक है, 1500 के बाद मतलब 16 सेंचुरी में तो पूरी तरीके से भारत में पुर्तगीज छा गया रहता है। ठीक है, पहले से सबसे पहले भारत में कौन व्यापार कर रहे थे, अरब लोग व्यापार कर रहे थे, उनको मार के भगा देता है ये लोग। अब डच जब भारत में जब व्यापार करने आते थे, इनका सीधा सीधा, ठीक है, किनके साथ इनका होगा,
फेस ऑफ किसके साथ होगा? तो पुर्तगीज के साथ। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही थी कि पुलिकत स्ट्रीट गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां औद्योगिकृत थी। जब भारत में जब ये कंपनी जब आई अपना ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करने के लिए आई, तो यहाँ पे जितने भी पुर्तगीज दुर्ग थे, दुर्ग का मतलब फोर्ट समझ लीजिए, वहां पे गेलेड्रिया गेलेड्रिया दुर्ग की बात करेंगे, पुलिकट में था। ठीक है, ये केवल फोर्टिफाइड था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था। बाकी जितने भी थे सबके सब ओपन थे। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अब बोलोगे सर सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत में सबसे पहले डच कंपनियां बनी थी 1602 में, लेकिन भारत में 1605 में आती है। अब मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में। अब मसूलीपट्टनम कहाँ पे पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में आपका मसूलीपट्टनम पड़ता है। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में ये 1605 में अपना करती है। फिर आप जाओगे तो ध्यान में रखना है, पुलिकट में 1610 में। ठीक है, 1616 में सूरत में। ठीक है, बिमलीपट्टनम में 1641 में। ठीक है, 1643 में करिकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार में, बंगाल में पड़ता था। फिर पटना में भी डच कंपनी स्थापित की गई थी। मैं कॉल लेता हूं, ठीक है। तो चलिए क्या बात कर रहे थे? मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो सबसे पहले डच कंपनी कहां पे स्थापित हुई? कहां पटना पे में स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में? 1605। डच कंपनी बनी कब? 1602। और 1602। सब आदमी क्यों नहीं बोल रहे हैं? माइक खोलिए। और उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहला डच व्यक्ति था, जो कि मतलब आया था ईस्ट इंडीज में, मतलब आया था सबसे पहला डच व्यक्ति जो कि पूर्वी देश आया था। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। हाउटमैन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आपको ध्यान रखना है, 1610 में पुलिकट में था, 1616 में सूरत में था, बिमलीपट्टनम में 1641 में था, 1645 में करिकल में था, 1653 में चिंसुरा में था, 1658 में कासिम बाजार में था, फिर पटना में। ठीक है, तो ये ध्यान में कि पटना में डच कंपनी था, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले मतलब कहाँ पे था? तो 1605 वाला। बाकी ये सब नहीं याद रखना है। ठीक है, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पटना में डच कंपनी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले कहाँ पे था वही बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। चलिए, तो सर डच ये कंपनी, पटना हाँ, में कब स्थापित हुआ था? डच कंपनी पटना में साथ 1632 में थी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, सोलह सौ ये बत्तीस में सोलह सौ स्थापित बत्तीस हुआ में था ठीक है। पटना में। हाँ, पटना में 1632 में था, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पटना में कहाँ पे था? ये पटना आप जाओगे ना तो पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का जो था ना, उसी के आसपास था। 1632 वाला आपको ध्यान में रखना है। और ये 1605 में जो स्थापित हुई थी सबसे पहले कहाँ? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आते हैं भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों में भी डचों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, मतलब भारत के अलावा। ठीक है, भारत के अलावा जो भारत के जो पड़ोसी देश जो थे, ठीक है, डेट मीन श्रीलंका वगैरह हो गया, वहां पर भी डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। जैसे कि से मान लीजिए डचों ने 1605 में, ठीक है, अबोयाना में, 1619 में मसाला द्वीप में, 1658 में श्रीलंका को जीत लिया। तो इन सब जगहों पे भी मतलब डचों ने मतलब क्या किया? ठीक है, जैसे 1641 में मलक्का में भी पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की। ठीक, मतलब सीधे इनका फेस ऑफ किनके साथ हो रहा है? डच कंपनियां जब भारत में व्यापार करने आई तो इनका फेस ऑफ डायरेक्ट किनके साथ हो रहा है? तो पुर्तगीज के साथ, क्योंकि पुर्तगीज पहले से यहाँ पे क्या थे? प्रतिस्थापित है, ये पुर्तगीज के साथ लड़ेंगे। ठीक है, भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों के व्यापारिक सुविधाएं मिली। आप बोलोगे सर स्थानीय शासक इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, पुर्तगालियों का स्थानीय शासकों के साथ
अच्छे संबंध नहीं थे। अब बोलोगे सर कैसे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं जमोरिन को लेता हूँ। जमोरिन बेचारा भोला भाला आदमी था। जब वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसका स्वागत वगैरह सब करता है, लेकिन बाद में जमोरिन को ही इन लोगों ने निपटा दिया। ठीक है। तो ये पुर्तगाली जो थे किसी के नहीं थे, मतलब भस्मासुर वाला नहीं होता, वरदान लेने के बाद उसी के सर पे हाथ रख देते तो वही थे। इनके भारतीय शासकों से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। जब डच कंपनी जब भारत में आया तो डचो कंपनी को भारतीय शासकों का क्या मिला, समर्थन मिला। किसके खिलाफ, तो पुर्तगालियों के खिलाफ। ठीक है। इनमें समर्थन देने वाले कौन थे, तो गोलकुंडा के सुल्तान, जिनके साथ डचों के खराब संबंध थे, जिंजी हो गया, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोच्चि के मुट्ठा शासन ने, ठीक है, विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान दी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, पुराक्कर और, ठीक है, क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एक अधिकार। ये क्षेत्र है, ठीक है, किस लिए जाना जाता है, ये जो क्षेत्र जो आप देख रहे हो थोड़ा सा अजीब नाम है, पुराक्कर और कांगरनूर, ये काली मिर्च के लिए जाना जाता था, केरल में पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे काली मिर्च के लिए, काली मिर्च का व्यापार से काफी अधिक प्रॉफिट होता था। इस व्यापार को पुर्तगाली खूब करना चाहते थे। तो आप देखोगे तो इस व्यापार से मतलब क्या था, तो मुख्य रूप से मतलब कौन प्रभावित हुआ, तो मतलब पुर्तगीज प्रभावित हुए, क्योंकि ये व्यापार अब सीधे सीधे किसके पास जा रहा है, तो सीधे सीधे डचों के पास जा रहा है। ठीक है। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनी को एक कर देना पड़ता था। ठीक है। तो डच जो थे मसाला का व्यापार करते थे। ठीक है। और दूसरा जो सबसे अधिक जो व्यापार इन्होंने किया, सूती वस्त्रों का व्यापार किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सी कंपनियां जो थी सूती वस्त्र के व्यापार में बहुत अधिक इंटरेस्टेड थी, तो आपकी डच कंपनियां जो थी, ठीक है, सूती वस्त्रों के, ठीक है, व्यापार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब इनका लड़ाई किनके साथ होगा, तो जाहिर सी बात पुर्तगालियों के साथ लड़ाई होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा जगह है जहां पे हम जाते हैं तो हमको बहुत अधिक सुविधाएं मिलती है। ठीक है। वो जगह के बारे में आपको भी पता चल गया, कल से आप भी पहुंच जाओगे, तो मुझे तो तकलीफ होगी से भाई साहब पूरे 100% मिलता था, अब ये व्यक्ति आ गया तो अब जाहिर सी बात है फेस ऑफ होना शुरू होगा। तो पुर्तगाली भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे, लेकिन डच कंपनियां जब पहुंचती है तो उनके साथ इनका मतभेद होना मतलब क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है। पुर्तगाली सत्ता पे डचों का फरार प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था जिसको वोक के नाम से जानते थे, वीओसी कहते थे ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से जानते थे। एक नवीन प्रकार की संस्था थी जो डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी के लिए मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। ठीक है। हुगली क्षेत्र में, हुगली जो एक जगह है जो कि हुगली का क्षेत्र है, काफी उपजाऊ भूमि है और वहां पे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। ठीक है। हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली को पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बना के रखा था। ठीक है। तो 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया और 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटा दिया। 1658-59 के आसपास श्रीलंका पे ये अधिकार भी कर लेते हैं। ठीक है। 1659 में तंजौर तट पे स्थिति नागपट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से मतलब क्या लिया, जीत लिया। तो ये तारीख आप नहीं भी ध्यान में रखोगे, लेकिन 1658 याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 1632 इसलिए भी ध्यान में रखना क्योंकि बंगाल के अलावा बिहार के क्षेत्रों में भी डचों का मतलब क्या होता है, प्रभाव इस समय आपको देखने को मिलता है। और 1632 में आप देखोगे डचों ने मतलब पटना में मतलब क्या किया, अपना फैक्ट्री भी स्थापित किया था। ठीक है। अब डच जो था व्यापार क्या क्या चीज का करते थे, क्या क्या चीज का व्यापार कर, मैंने बोला सा मतलब विशेष करके मतलब क्या करते, वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन मसालों का भी व्यापार करते थे। तो एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। शुरुआती दौर में क्या रखते थे, तो काली मिर्च या फिर अन्य मसाला के संदर्भ में ही केवल रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डच का वह मुख्य केंद्र बन गए थे इंडोनेशिया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। ठीक है। अब कोरोमंडल मतलब कोरोमंडल तट से मतलब कोरोमंडल किसको, तमिलनाडु वाला इलाका जो हो गया, ठीक है, कोरोमंडल तट कहलाता है। और वहां से मतलब इन्होंने क्या किया, भारतीय वस्त्र को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में बेचा और उनसे काफी अधिक प्रॉफिट कमाया। ठीक है। तमिलनाडु के क्षेत्र से उठाए थे कोरोमंडल के तट से। मद्रास के दक्षिण में द्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था।
एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डच ने उनके जहाजों पर प्रहार किया और स्थानीय अड्डों पे क्या किया, आक्रमण किया। जहाज को अगर तोड़ दीजिएगा, जहाज को अगर खराब कीजिएगा तो आपका ट्रेड ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने मतलब डचों ने पुर्तगालियों को पंगु बनाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए उनके जहाजों पर आक्रमण किए और उनके जो स्थानीय अड्डे जो थे उन पे भी उन्होंने आक्रमण किए। ठीक है, तो ये दो चीज का व्यापार करते थे, मसाला का व्यापार करते थे और मुख्य रूप से देखेंगे तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। इनको बहुत अधिक फायदा मिलता था। लेकिन आगे चल के इन्होंने व्यापार करने का जो मतलब चीजें जो थी ना, उनमें और भी बहुत सारी चीजें मतलब जोड़ दी। जैसे आप देखोगे मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। मसूलीपट्टनम, नील क्या चीज में प्रयोग होता था, नील तो कपड़ा को रंगने में नील का प्रयोग होता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। सोरा क्या चीज में प्रयोग होता था, तो सोरा जो था युद्ध में प्रयोग, इससे बारूद बनता था। क्या बनता था सोरा से, गन पाउडर बोलते हैं सोरा को, क्या बोलते हैं, गन पाउडर। ठीक है, तो काफी अधिक इसका डिमांड था सोरा का। ठीक है, बिहार में मतलब क्या होता था ना, सोरा के व्यापार के लिए ये लोग आते थे। तो बिहार का जो क्षेत्र जो है सोरा के व्यापार के लिए जाना जाता था। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। ठीक है, डच दलाल के माध्यम से बुनकरों से समाप्त करते थे। दलाल मतलब मिडिल मैन जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब आप जो है व्यापारी हो, सॉरी आप जो हो किसान हो, मैं जो हूँ व्यापारी हूँ। ठीक है, तो हम व्यापारी होते हुए आपसे डायरेक्ट कोई सामान नहीं खरीदते हैं। ठीक है, हमने कुछ मिडिल मैन को मार्केट में उतार दिया, वो पता करके रखते थे किनके पास कौन सा सामान बेचने वाला है, और आराम से जाके किसानों से बात करके क्या करते थे, हमें सामान खरीदा देते। इसको मिडिल मैन कहते थे। और वे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त कर ली। ठीक है, तो कभी कभी रोजगार वगैरह भी दिया करते थे। ठीक है, 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कासिम बाजार में रेशम का उद्योग किसने स्थापित किया था, तो डच कंपनी ने किया था। कासिम बाजार कोलकाता में पड़ता था, ध्यान में रखिएगा, और काफी अधिक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, सेंटर था कोलकाता का वो। ठीक है, तो ये डच का तो मतलब पुर्तगालियों को इन्होंने लगभग निपटा दिया। लेकिन अंग्रेज जब आते हैं तो वो डच के ऊपर भारी पड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब आते हैं तो नए आधुनिकरण प्रक्रिया के साथ और भी ज्यादा अपडेट होकर आते हैं। ठीक है, तो समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगाली के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले एवं व्यापार एकाधिकार को सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने मतलब पुर्तगाली कंपनी को तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन ये डच जो थे अंग्रेज से नहीं जीत पाए। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे बैटल ऑफ बेदरा होता है, बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें मतलब 1759 में, और उसमें आप देखोगे तो अंग्रेज जो थे पूरी तरीके से डच कंपनी को भगा पाते हैं और डच पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पुर्तगालियों से तो जीत पाए, लेकिन ब्रिटिश से ये नहीं जीत पाए। मसालों के व्यापार में उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। अंतर एशियाई व्यापार मतलब भारत के अलावा आसपास के जो एशियाई देश थे वहां पर भी पुर्तगालियों का व्यापार था, लेकिन उस पर भी डचों ने मतलब क्या किया, तो टेक ओवर कर लिया। पुर्तगालियों ने नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने तथा और श्रीलंका के साथ साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर भी आक्रमण किए। व्यापार के दिनों में गोवा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1655-56 में कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है, 1659-63 में कोच्चि पे कब्जा कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के वर्चस्व को मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया था। अगर पूछा जाए पुर्तगाली कंपनी के वर्चस्व को किसने समाप्त किया, तो ध्यान में रखिएगा डचों ने समाप्त किया। लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका प्रतिद्वंदी बाकी था। लेकिन अभी क्या था, अंग्रेज जो थे बाकी थे, और अंग्रेज जो थे उनसे ज्यादा अपडेटेड थे, मतलब उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें यमुना घाटी और मध्य भारत में नील उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में साल्टपीटर, साल्टपीटर को क्या बोलते थे, सोरा बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, साल्टपीटर को क्या बोलते थे, सोरा बोलते थे, ध्यान रखेगा। और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, अब पुर्तगाली का कहानी अब यहाँ समाप्त है। अब किनके किनके बीच में मतभेद उत्पन्न होगा, तो डच और अंग्रेज के बीच में मतभेद उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न हो जाए। रीजन क्या था, प्रभुता, मतलब कौन क्षेत्र किसका होगा, इसके लिए डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आपस में क्या होगी, लड़ेगी। ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब डेट मीन्स की बात करेंगे, शुरुआत की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 आंगल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए। ठीक है, 3 आंगल, जहां पर भी आंगल लग गया, ठीक है, जहां पर भी आंगल लग गया तो समझो में ब्रिटिश शामिल है। ठीक है, तो ये युद्ध भारत में नहीं हुए थे,
कि युद्ध की बात करें यूरोप में होते थे, लेकिन जब यूरोप में जब युद्ध होता था ना, अब दोनों कंपनियां भारत में ही, तो दोनों का बीच का संबंध भी खराब होता था। अगर फ्रेंच कंपनियां और ब्रिटिश कंपनियां अगर यूरोप में अगर युद्ध कर रही है, ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी अगर युद्ध अगर कर रही है यूरोप में, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो उनका जो असर जो होता था भारत में भी पड़ता था। अगर उनका संबंध अगर यूरोप में खराब हुआ तो यहाँ भी खराब हो गया, अगर उनका संबंध अगर यूरोप में अच्छा हुआ तो यहाँ भी उनके संबंध जो थे अच्छे हो गए, ठीक है। और इन तीनों युद्ध की बात करेंगे, तीनों में जो थे आंग्ल डच युद्ध जो यूरोप में, उसमें अंग्रेज विजयी हो गए, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी, ठीक है। इसको मैग्ना कार्ट कहते हैं ना, 1770 को व्यापारिक लाभ जो मिला था फारूक सियर के द्वारा, ठीक है, जिसमें मतलब दस्तखत करने का अधिकार मिल गया। अब बिना किसी टैक्स दिए हुए मतलब जो थे ब्रिटिश जब व्यापार करने लगे, ये अधिकार जो मिल गया 1717 में, ठीक है, फारूक सियर के द्वारा, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद डच कंपनी जो था पिछड़ने लगा, ठीक है। तीसरे एंगल डच युद्ध जो कि 1672 से लेकर 74 में, ठीक है, सूरत और, ठीक है, बॉम्बे की, सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच में संचार नियंत्रण ध्वस्त होने लगी। 2-3 महीने जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। और आखिरी कील की बात करेंगे तो 1759 में पड़ता है, 1759 में एक लड़ाई होता है जिसको बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक 1759, ठीक है, एक 1760। ये ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1759 में ब्रिटिश कंपनियां डचों का काम समाप्त कर देती है भारत से, ठीक है। किसका? डचों का काम समाप्त कर देती है भारत से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 1760 में ब्रिटिश कंपनियां, ठीक है, फ्रांसीसी का काम समाप्त कर देती है भारत से, ठीक है। फ्रांसीसी, तो दोनों में ये डच 1759 में भाग गए और 1760 में कौन भाग गया? फ्रांसीसी भाग गए, ठीक है। ये दोनों शक्तियां जब भारत से भाग जाती है तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थे पूरी तरीके से उनके हाथों में पावर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनका प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं था। यहाँ पे बांडीबस की लड़ाई होती है, फ्रेंच शक्ति पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है और डचों को हराया जाता है बेदरा का युद्ध में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश जो थे पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होता है। ये दोनों लड़ाई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच की जो महत्वाकांक्षाएं थी तो संपूर्ण भारत पे शासन करेंगे, वो पूरी तरीके से क्या हो गई? दिल के आरमा आंसू में बह गए। डेट मीन चकनाचूर हो गया, मतलब अब कुछ कर नहीं सकती थी, पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और उनका पावर कहां पे चला गया? तो उनका पावर पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट के रह गया। जैसे इंडोनेशिया वगैरह में उसका सेंटर था ना, तो भारत से जो बाहरी क्षेत्र था इंडोनेशिया, मलाया, ठीक है, उधर कार्य ही रह गया। भारत में इनका अधिकार पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। अब भारत में कौन इमर्ज करेगा? तो भारत में इमर्ज कौन करेगा? तो ध्यान में रखिएगा, तो भारत में इमर्ज आप कौन करेंगे? तो ब्रिटिश करेंगे, ठीक है। डचों के पतन मतलब डाउनफॉल ऑफ डच, क्या रीजन थे से डचों के पतन हुए? तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उनके स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आई। मैंने बोला ना, बिकॉज ब्रिटिश आर मोर अपडेटेड, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर मान लीजिए डच के पास, ठीक है, विंडोज 11 था और अभी भी मतलब पुर्तगीज कंपनी विंडोज 7 पे चल रही तो हरा तो दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विंडोज 11 डच के पास है और ये ब्रिटिश कंपनी जो है उनसे नया अपडेटेड वर्जन लेकर आई, ठीक है। उसने अपने आर्मी को अपडेट किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपडेट किया, तो उनके साथ वो चीजें काम नहीं आई जिन्होंने, जैसे कि से उन्होंने मतलब पुर्तगीज कंपनी को हरा पाया था। व्यापारिक वर्षों में डचों में अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदा के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए। अब कोई भी जो कंपनियां आपस में शत्रु बनती थी उनका सेम एक ही रीजन होता था। क्या रीजन था? तो व्यापारिक प्रतिद्वंदी, ठीक है। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी कंपनी जो थे, सबसे बड़ा इन कंपनी का भी, फ्रांसीसी कंपनी का पिछड़ने का काम क्या था ना, ये सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे इनको जब पैसे वगैरह चाहिए था, इनको वगैरह सपोर्ट वगैरह चाहिए तो ये आज मांगते थे ना तो 1 महीना के बाद आता था। सरकारी काम कैसा होता आपको ही पता था। और जबकि ये कंपनी जो थी ना, अंग्रेजी कंपनी की बात करेंगे ना, तो ये प्राइवेट कंपनी थी, ये खुद अपने निर्णय को लेते थे, ठीक है। अधिकारी को किस प्रकार से कंट्रोल करना सब कुछ लेते थे, ठीक है। अपने अधिकारियों पे, अपने कर्मचारियों पे पूरा इनका क्या था? सपोर्ट था। ये सरकारी कंपनी थी तो सरकारी हिसाब से चलती थी। तो प्रशासन भी इनका खराब था और इनका डिसिप्लिन भी खराब था। जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना था और उत्साह का अभाव था, ठीक है। अब मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो, ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता है से नहीं पढ़ाएंगे तो हटा देगा,
ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी जस्ट लाइक ए प्राइवेट कंपनी थी, उनको पता था उनके कर्मचारी अच्छे से नहीं काम करेंगे, उनको हटा कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन डच कंपनी सरकारी कंपनी थी, उनका कंपनी में कोई भी मतलब समान नेतृत्व का भावना नहीं था, वो उत्साह का भी कमी था, जैसे सरकारी स्कूल के टीचर नहीं होते हैं उसी तरह के ये थे। ठीक है, ये अपने मन से काम करते थे, डिसिप्लिन की कमी की वजह से ये डच को पिछड़ने में बहुत अधिक मदद किया। और फ्रेंच कंपनी को भी सेम रीजन था, फ्रेंच कंपनी भी सरकारी कंपनी, जबकि ये कंपनी कौन थी, ब्रिटिश कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी थी। इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी वेल डिसिप्लिन थे, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थे, जो कि इनको मतलब क्या किया, वेटेड किया। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसीलिए अपने निजी व्यापार में ही ज्यादा सक्रियता दिखाते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। इच्छापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेटवर्क चली जा रही है, बस ध्यान में रखेंगे। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, मतलब गुलाम रहा था, आवाज आ रही है, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी। जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा मतलब स्वाधीन रहा। ठीक है, तो इंग्लैंड कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आप इंग्लैंड का कोई व्यक्ति मिले तो उसको आप कह सकते हो तुम्हारा कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है, क्योंकि किसी का कभी वो गुलाम ही नहीं रहा। और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी, इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति के वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया मसालों के द्वीपों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, मतलब भारत से बाहर उनका ध्यान चला गया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थिति अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ गया। ठीक है, यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति हरास कर लिया, और इस कारण उन्हें पूर्व में अपने व्यापार को कायम करने में असफल हो गए, बिकॉज डच आर फ्लॉप। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपका अंग्रेज वाला जो होगा ना, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो आज रात में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैंने कल क्वेश्चन बना लिया था, आज मैं आप लोग को सेंड करूंगा, तो इसका लिखिएगा। ठीक है, डच कंपनी के बारे में। और अभी परमाइश का थोड़ा मुझे मैगजीन को लॉन्च करना है। ठीक है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी ग्रुप में कुछ क्वेश्चन बनूंगा, तो आप इसको मतलब ठीक है सॉल्व करके आप लोग डालेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ा, पुर्तगीज पढ़ा दिया, ठीक है, पुर्तगाली पढ़ा दिया, डच पढ़ा दिया, फ्रेंच भी हुआ है क्या, फ्रेंच हुआ है क्या, नहीं फ्रेंच अभी नहीं हुआ, नहीं पुर्तगाली या डच ही तो केवल हुआ है ना। यस सर। हेलो, नहीं सर, हाँ अभी ठीक है।